आज के हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प, शायद थोड़ा अजीब भी लगने वाले सवाल से शुरू होती है। क्या हो अगर हम भविष्य देख सकें, सिर्फ अंदाजा नहीं बल्कि उसे जी सकें, उसे महसूस कर सकें? और क्या हो अगर भविष्य कोई सीधी सड़क ना हो बल्कि हजारों संभावनाओं का एक जाल हो जिसे हम आज अभी अपने फैसलों से बुन रहे हैं? बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसी विचार की आप कह सकते हैं कि गहराई में उतरते हैं। हाँ, उन्होंने इसे नाम दिया है प्रोग्रेशन थेरेपी। प्रोग्रेशन थेरेपी, जी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? हाँ, लगता तो है। क्या स्रोत ये बताते हैं कि ये कोई स्थापित मनोवैज्ञानिक तकनीक है या ये मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र की कोई चीज है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और स्रोतों के मुताबिक ये कोई मेनस्ट्रीम साइकोलॉजी नहीं है। अच्छा, बल्कि ये हिप्नोथेरेपी का एक वैकल्पिक रूप है। हिप्नोथेरेपी का? हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह की गाइडेड हिप्नोसिस है, जहां व्यक्ति को सिर्फ अतीत की यादों में नहीं बल्कि भविष्य में ले जाया जाता है। बिल्कुल अपने ही संभावित भविष्य में। इसका मकसद भविष्यवाणी करना नहीं है। तो फिर क्या है? मकसद है आज के फैसलों के नतीजों को भावनात्मक स्तर पर महसूस करवाना, अच्छा, ताकि हम आज को बेहतर बना सके। सही। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ मौजूद हैं और भविष्य पत्थर की लकीर नहीं बल्कि लचीला है। ठीक है, तो ये भविष्य देखने से ज्यादा भविष्य को महसूस करने के बारे में है। बिल्कुल। चलिए, इसी को समझने के लिए स्रोतों में दी गई एक केस स्टडी को खोलते हैं। ये कहानी गैरी नाम के एक व्यक्ति की है जो जिंदगी और मौत के एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां से उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। गैरी 40 साल का एक आदमी। कागज पर उसकी जिंदगी शायद ठीक ठाक लगे, लेकिन हकीकत में वो पूरी तरह बिखर रही थी। किस तरह से? उसका एंटीक का कारोबार वो दिवालिया होने की कगार पर था। उसकी पत्नी कॉन्स्टेंस को मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी गंभीर बीमारी का पता चला था। ओह, और तो और वो अपने बच्चों की कॉलेज की फीस भरने के हालत में भी नहीं था। यानी चारों तरफ से मुश्किलें। लेकिन स्रोत बताते हैं कि इन सब से बढ़कर एक और बोझ था जो वो ढो रहा था। हाँ, अपने मरहूम पिता के शब्द, मेरे बेटे तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे। बिल्कुल। और ये जो पिता बेटे का रिश्ता है ना, वो इस कहानी का आप कह सकते हैं दिल है। ऐसा क्यों? गैरी के पिता एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, एक मेहनतकश इंसान। और वो चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर या वकील बने। और गैरी ने क्या चुना? आर्ट हिस्ट्री। जब गैरी ने यह फैसला किया तो उसके पिता ने इसे एक व्यक्तिगत धोखे की तरह लिया। धोखा? हाँ, वो उसे बुद्धिजीवी और डरपोक जैसे शब्दों से ताना मारते थे, जो उनकी नजर में शायद सबसे बड़ी गालियां थीं। बिल्कुल। उन्होंने गैरी की पढ़ाई का खर्चा तो उठाया, लेकिन उससे भावनात्मक रूप से पूरी तरह नाता तोड़ लिया, एक अजनबी की तरह। तो ये सिर्फ पैसे की तंगी नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक बोझ था जो वो सालों से ढो रहा था। सही कहा। वो आवाज उसके दिमाग में बैठ गई थी। और जब उसका बिजनेस डूबने लगा तो ये सिर्फ एक कारोबारी नाकामी नहीं थी। नहीं, ये उस भविष्यवाणी का सच होना था कि उसके पिता सही थे। हाँ, उसे लगा कि वो सच में एक नाकामयाब इंसान है। निराशा इतनी गहरी थी कि उसे अपनी जान लेना ही एकमात्र रास्ता नजर आ रहा था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही असाधारण मोड़ लेती है। जी। गैरी अपने थेरेपिस्ट को आत्महत्या की धमकी देता है। अब आम तौर पर तो थेरेपिस्ट उसे अस्पताल में भर्ती करवा देता। हाँ, प्रोटोकॉल तो यही कहता है। लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने गैरी के सामने एक सौदा रखा। एक सौदा? थेरेपी के 2 और सेशंस, और इन 2 सेशंस में हिप्नोसिस के जरिए उसे 2 अलग-अलग भविष्य में ले जाया जाएगा। 2 भविष्य? पहला भविष्य वो जहां वह आत्महत्या कर लेता है, और दूसरा भविष्य वो जहां वो जीने का फैसला करता है। ये एक बहुत बड़ा दाव था थेरेपिस्ट का। बिल्कुल। तो पहले रास्ते में क्या होता है? उसे उसकी मौत के बाद का मंजर दिखाया जाता है। वो देखता है कि सालों बाद भी उसकी पत्नी कॉन्स्टेंस और उसके बेटे वो गहरे सदमे और दुख में हैं। और वो खुद को जिम्मेदार मानते होंगे। बिल्कुल, उनका जीवन अपराध बोध के एक अंतहीन बोझ तले दबा हुआ है। ये देखना ही कितना दर्दनाक रहा होगा। बहुत। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तब होती है जब उसे उसके अगले जन्म में ले जाया जाता है। अगले जन्म में? हाँ, स्रोत बताते हैं कि वहां भी उसकी परिस्थितियां लगभग वैसी ही हैं। मतलब वो शादीशुदा है, उसका एक अफेयर चल रहा है और वह समाज में अपमान के डर से फिर से आत्महत्या करने की सोच रहा है। अरे बाप रे! तो मतलब वो चक्र फिर से दोहराया जा रहा था। हाँ, ये तो बहुत डरावना है।
उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ इस जिंदगी से नहीं भाग रहा था। बल्कि एक पैटर्न से भाग रहा था। सही। और जब तक वो इस पैटर्न का सामना करके उसे तोड़ेगा नहीं, ये निराशा और आत्मघृणा का चक्र जन्मों जन्मों तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो एक तरह से मौत कोई अंत नहीं, बस एक पड़ाव था जहां से वही कहानी फिर शुरू हो जाती। बिल्कुल। तो ये था पहला रास्ता, जो अंधेरे और दोहराव से भरा था। अब उसे दूसरा रास्ता दिखाया जाता है, जीवन का चुनाव। हाँ, यहाँ क्या होता है? इस रास्ते पर भी चीजें आसान नहीं है। वो दिवालिया हो जाता है, उसे अपना घर बेचना पड़ता है। तो फर्क क्या है? फर्क बहुत बड़ा है। उसका परिवार और दोस्त उसके साथ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। अच्छा। वो अपने एक धोखेबाज पार्टनर पर किया गया मुकदमा जीत जाता है और हिम्मत करके एक नया कारोबार शुरू करता है। किस चीज का? समोहन में उसे दुर्लभ सिक्कों का कारोबार करते हुए दिखाया जाता है और असल जिंदगी में वो बाद में मॉडर्न आर्टिस्ट की एक सफल गैलरी खोलता है। और उसे सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके जीवन का अंत भी दिखाया जाता है। हाँ, है ना? हाँ। वो देखता है कि उसने एक भरपूर और अच्छा जीवन जिया है। उसने अपनी पत्नी की बीमारी के आखिरी दिनों में उसकी बहुत देखभाल की है और वो अपने पोते पोतियों से घिरा हुआ है। और इस जीवन के बाद उसका अगला जन्म? अगले जन्म में वो एक वैज्ञानिक होता है जो पौधों पर रिसर्च कर रहा है ताकि शाकाहार को बढ़ावा दिया जा सके। और उस जीवन में निराशा, बेवफाई या आत्महत्या? दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। वाह, ये फर्क तो जमीन आसमान का है। बिल्कुल। एक चुनाव ने न सिर्फ उसकी इस जिंदगी की कहानी बदली, बल्कि आने वाले जन्मों की पूरी पटकथा ही बदल दी। तो जब गैरी को हिप्नोसिस से बाहर लाया जाता है, तब उसके लिए फैसला लेना मुश्किल नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। चुनाव आईने की तरह साफ था। उसने जीने का रास्ता चुना। सबसे शक्तिशाली असर एक छोटी सी घटना में बताते हैं जो कुछ साल बाद होती है। हाँ, और ये इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। बताइए। कुछ सालों बाद गैरी का एक बेटा कॉलेज छोड़कर एक रॉक म्यूजिशियन बनने का फैसला करता है। अच्छा, तो ये स्थिति तो गैरी के लिए बहुत जानी पहचानी थी। बिल्कुल। एक बेटा जो अपने पिता की उम्मीदों के खिलाफ जाकर आर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहता है। ये तो बिल्कुल उसके अपने अतीत की परछाई है। सही कहा। तो थेरेपिस्ट ने गैरी से पूछा कि उसने अपने बेटे से क्या कहा। और गैरी ने क्या जवाब दिया? गैरी ने जवाब दिया, मैंने कहा, मेरे बेटे, तुम जो भी करने का फैसला करोगे, तुम जरूर कुछ बनोगे। वाह। उसने अपने पिता के श्राप को एक आशीर्वाद में बदल दिया। यह इस कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। उसने सिर्फ अपने भविष्य को नहीं, बल्कि अपने अतीत को भी एक नया मतलब दे दिया। उसने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे दर्द और निराशा के चक्र को भी तोड़ दिया। यही इस थेरेपिस्ट का असली मकसद था, है ना? भविष्य दिखाकर उसे डराना नहीं, बल्कि उसे ये ताकत देना कि वो आज एक अलग चुनाव कर सके। गैरी की कहानी ये दिखाती है कि एक व्यक्ति के फैसले कैसे न सिर्फ उसकी बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हम सब मिलकर एक समाज के तौर पर अपने सामूहिक भविष्य को भी इसी तरह देख और बदल सकते हैं? हाँ, और यहाँ से ये चर्चा एक व्यक्तिगत कहानी से निकलकर पूरी मानवता के भविष्य की ओर मुड़ जाती है। क्या स्रोतों में इस पर कोई बात की गई है? हाँ, की गई है। स्रोत बताते हैं कि इसी तकनीक का इस्तेमाल करके 2000 से ज्यादा लोगों के साथ ग्रुप सेशन किए गए। 2000 से ज्यादा लोग? जी। ताकि हमारे सामूहिक भविष्य की एक झलक मिल सके। तो इन सेशन से क्या निकल कर आया? क्या कोई एक जैसी तस्वीर दिखी? एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि थोड़ी चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। अच्छा। स्रोतों के अनुसार भविष्य की एक मोटी मोटी समय रेखा उभरती है। पहले चरण में, यानी अगले 100 से 200 सालों में, दुनिया बहुत हद तक आज जैसी ही रहेगी। मतलब कोई बड़ा बदलाव नहीं। तकनीक तरक्की करेगी, लेकिन हमारी बड़ी समस्याएं जैसे प्रदूषण, बढ़ती आबादी, ग्लोबल वार्मिंग और भी ज्यादा गंभीर हो जाएंगी। बिल्कुल। यानी एक धीमी गिरावट का दौर, कोई अचानक आने वाली तबाही नहीं है। तो चीजें और बिगड़ेंगी, लेकिन दुनिया खत्म नहीं होगी। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद का चरण ज्यादा नाटकीय है। आज से लगभग 300 से 600 साल बाद स्रोत एक दूसरे अंधकार युग की बात करते हैं। दूसरा अंधकार युग? सेकेंड डार्क एज? हाँ, इस दौरान दुनिया की आबादी बहुत बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ये बहुत गंभीर बात है। क्या स्रोत इसकी कोई वजह बताते हैं? कोई महामारी, युद्ध या फिर पर्यावरण का पूरी तरह से ढह जाना। यही बात इसे और रहस्यमयी बनाती है। वजह साफ नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, इनमें से कोई एक चीज हो सकती है, या शायद इन सब का मिला जुला असर हो सकता है। पर्यावरण में जहर इतना बढ़ जाए कि जीना मुश्किल हो, या कोई नया वायरस आ जाए, या कोई बड़ी जंग हो जाए। जी, यह भविष्य का सबसे अनिश्चित और चिंताजनक हिस्सा है, जहां हमारी मौजूदा सभ्यता एक तरह से ढह जाती है। यह सुनना ही बहुत निराशाजनक है, लेकिन
मानवता ने पहला अंधकार युग भी झेला था और उससे बाहर निकलकर पुनर्जागरण हुआ। सही बात है। क्या स्रोत बताते हैं कि इस दूसरे अंधकार युग के बाद क्या होता है? क्या हम इससे कुछ सीखते हैं? आपका सवाल बिल्कुल सही है और अच्छी खबर यह है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा। उस अंधकार युग के बाद एक नई दुनिया का उदय होता है। स्रोत उसे एक शांतिपूर्ण, उपजाऊ और बहुत ही खूबसूरत दुनिया बताते हैं। एक ऐसा समाज जो शायद हमारी आज की गलतियों से सबक ले चुका होगा। ऐसा ही लगता है। ऐसा लगता है कि ये तबाही एक तरह का रीसेट बटन है जो मानवता को प्रकृति और एक दूसरे के साथ ज्यादा सामंजस्य से रहना सिखाता है। तो अंत में एक शानदार भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। जी। तो गैरी की व्यक्तिगत कहानी से लेकर मानवता के सामूहिक भविष्य तक इन स्रोतों का संदेश एक ही लगता है। भविष्य कोई तयशुदा मंजिल नहीं है। नहीं है। यह संभावनाओं का एक सागर है और हम आज अपने फैसलों की नाव से इसे पार करते हैं। मुश्किल दौर आ सकते हैं, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो या सामूहिक रूप से। बिल्कुल। लेकिन उनके बाद एक बेहतर सुबह का वादा भी है। बिल्कुल। इन स्रोतों का जो मुख्य संदेश है वो यही है कि हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। हमेशा। भविष्य की इन संभावित यात्राओं का उद्देश्य केवल ये दिखाना है कि हमारे आज के छोटे छोटे फैसले कल कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। गैरी की तरह उसने एक फैसला किया और न सिर्फ अपना जीवन बल्कि आने वाली पीढ़ियों की दिशा भी बदल दी। शायद हमारा समाज भी आज ऐसे ही किसी चौराहे पर खड़ा है। स्रोत एक बात पर जोर देते हैं कि निराशा या नाकामी के जो चक्र होते हैं वो तब तक दोहराए जाते हैं जब तक कि उनसे कोई सबक नहीं सीख लिया जाता। तो आज सोचने वाली बात यह है। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी में कौन से अनदेखे पैटर्न्स या सबक हैं जो हमारे संभावित भविष्य को आकार दे रहे हैं। और आज का कौन सा एक छोटा सा फैसला उस पूरी दिशा को बदल सकता है।